हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 20 और 21 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग वीडियो क्लास लेकर आते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर होता है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, उनमें टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए हम लोग 20 और 21 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो क्लास की क्लास पीडीएफ पीपीटी इत्यादि आप हमारा जो मासिक पैकेज है मई महीने का, उससे प्राप्त कर सकते हैं और इस मासिक पैकेज का लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी पहली खबर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए इटालियन ओपन 2026। ठीक, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली सवाल इटालियन ओपन से आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने जीता है। ठीक है, यानिक सिनर पुरुषों में जीता है और महिला एकल में देखा जाए किसने जीता है? एलिना स्वातोलिना ने जीता है। ठीक है, एलिना स्वातोलिना ने जीता है यहाँ पर इटालियन ओपन का खिताब। चलिए देखते हैं, इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने पुरुष वर्ग के फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर, ठीक है, फाइनल इटालियन ओपन का जो फाइनल था वो जीत लिया। वहीं पर देखा जाए यानिक सिनर मास्टर्स 1000 श्रेणी में 9 खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच के बाद दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए इसी के साथ। ठीक है, जो मास्टर्स 1000 का खिताब होता है उस कैटेगरी में देखा जाए तो 9 खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच के बाद दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? यानिक सिनर नाम है। चलिए आगे देखते हैं, महिला वर्ग में देखा जाए तो यूक्रेन की है एलिना स्वातोलिना, इन्होंने कोको गाफ को पराजित कर तीसरी बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, तो याद रखना किसने जीता है और किसको पराजित किया, ये पॉइंट याद रखिएगा। किसको पराजित किया ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि 2022 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ठीक, 2022 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में सवाल ये नहीं पूछा था कि जीता किसने है। ठीक है, वहां पर फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा था, फ्रेंच ओपन किसने जीता है ये नहीं पूछा, विजेता का नाम दे दिया और पूछा किसको पराजित करके जीता है। ठीक है, तो यहां पर दो नाम याद रखना, जेरिक सिनर और कैस्पर रूड। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? भोपाल में स्थापित हुआ भारत का पहला एलगी ट्री। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं जब भी आए इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला, वर्ल्ड का पहला, ठीक, वर्ल्ड फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला, ऐसे पॉइंट्स जहां भी आए वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए भोपाल में पहला एलगी ट्री स्थापित किया गया। यहां पर देखें तो मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में भारत के पहले एलगी ट्री का उद्घाटन किया। देखा जाए तो ये स्मार्ट प्रणाली शहरी वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से विकसित की गई है, जिसमें सूक्ष्म शैवाल आधारित तकनीकी का उपयोग किया गया है। यह तकनीकी तरल टैंक में मौजूद जो माइक्रो एल्गी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ठीक है, देखा जाए तो इस नवाचार को मशरूम वर्ड ग्रुप ने लगभग 2 वर्षों के शोध तथा 50 से अधिक विशेषज्ञों इंजीनियरों की सहायता से इसको विकसित किया है। यहाँ पर देखा जाए सौर ऊर्जा आधारित यह बायोरिएक्टर पारंपरिक बिजली ग्रिड पर निर्भर नहीं है। यह देखा जाए इकाई लगभग 25 परिपक्व पेड़ों के बराबर कार्बन अवशोषण करने की क्षमता रखता है। यानी कि जो ये एक एल्गी ट्री है ना, लगभग 25, अगर बरगद के वृक्ष देख लें या पीपल के वृक्ष देख लें जो 100 साल पुराने हैं, जितना वो अवशोषित कर सकते हैं, जो परिपक्व पेड़ है जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित कर सकते हैं, उतना देखा जाए एक माइक्रो एल्गी वाला ये जो प्लांट है, मतलब पेड़ है, ये अवशोषित करेगा। देखा जाए तो एक एल्गी ट्री प्रतिवर्ष लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है तथा करीब 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है। ठीक, चलिए अब ये देखा जाए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, खासकर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रीलिम्स के लिए तो यही महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला एल्गी ट्री कहां पर स्थापित हुआ है, तो ये भोपाल में स्थापित हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए पंचायत चुनाव हेतु समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। देखा जाए तो यह आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके आरक्षण की प्रकृति, प्रभाव और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगा। ये जो आयोग गठित किया जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग पंचायत चुनाव के लिए, वो क्या करेगा, उसका कार्य क्या है बेसिकली, तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उनमें ओबीसी आरक्षण की प्रकृति, प्रभाव और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगा। देखा जाए
तो आयोग पंचायतवार आनुपातिक आरक्षण तय करने के लिए समकालीन तथा अनुभवजन्य अध्ययन आधारित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष यहां पर देखा जाए कौन होंगे, तो देखा जाए ये सदस्य यहां पर कितने होंगे। जो ये आयोग गठित किया गया है, सबसे पहले तो यही जान लो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें देखा जाए 5 सदस्य होंगे, ठीक। और इन 5 सदस्यों में जो अध्यक्ष होगा वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो होंगे। यहाँ पर बात करें, आयोग का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से 6 महीने का निर्धारित किया गया है, यानी कि जो ये आयोग है नियुक्ति तिथि से लेकर 6 महीने इसका कार्यकाल होगा, ठीक है। देखा जाए पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था, वर्तमान उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है 1947 का तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत लागू होता है। आयोग पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक कसौटी पर परखने के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अब ये देखा जाए सवाल आपके जीएस पेपर 5, ठीक, जीएस पेपर 5 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि जो 2023 का पेपर था, ठीक है, 2023 के पेपर में जो उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था है, ठीक, उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था, इससे सीधे सीधे सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है। इससे देखा जाए तो 8 नंबर का सवाल आपसे परीक्षा में डायरेक्टली सीधे पूछा जा चुका है। तो ऐसे सवाल जो उत्तर प्रदेश के पंचायत से संबंधित है वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। और यहाँ पर देखा जाए जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है, इसके गठन के पीछे का उद्देश्य आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो गठन के पीछे का उद्देश्य पूरा यहाँ लिखा है, आप इसको चाहे तो एज इट इज एग्जाम में उतार दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक ने दवाओं की निगरानी हेतु देश का पहला एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर देखा जाए परीक्षा में पूछ सकता है कि देश का पहला, यहाँ पर देखा जाए पूछेगा सवाल क्या, दवाओं की निगरानी हेतु देश का पहला एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखा जाए कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने, अब यहाँ पर नाम लिख दिया लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि कर्नाटक का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा देखा जाए NXQ, क्या नाम है, NXQ, ठीक है, ये NXQ दवाओं और NDPS दवाओं की निगरानी हेतु भारत का पहला तकनीकी आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कर्नाटक के फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य दवा निगरानी, पारदर्शिता, जवाबदेही, नियामकीय दक्षता और जन स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है। देखा जाए तो यह प्रणाली घटिया गुणवत्ता वाली जो दवाओं है उनके बैच की रियल टाइम ट्रैकिंग और स्वतः फ्रीजिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उनकी बिक्री रोकी जा सकेगी, ठीक है। प्रारंभिक चरण में पोर्टल में लगभग 15,000 थोक विक्रेताओं तथा स्टॉकिस्टों को जोड़ा गया है। यहां पर बात करें तो आगे चलकर क्या होगा कि 45,000, ठीक है, जो रिटेलर है तथा फार्मासिस्ट है उनको यहां पर और ज्यादा विस्तारित किया जाएगा, मतलब इसमें जोड़ा जाएगा। यहां पर बात करें NDPS दवाओं की बिक्री करने वाली फार्मेसियों को मरीज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिससे संदिग्ध बिक्री और दुरुपयोग की पहचान की जा सकेगी, ठीक। तो यहां पर इस प्रकार से देखा जाए तो दवाओं की निगरानी हेतु देश का पहला एकीकृत पोर्टल कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगली खबर क्या है, स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहां पर पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, इनका नाम क्या है, सानिया नाम है, याद रखिएगा। स्क्वाड्रन लीडर है, यहां पर चर्चा करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सानिया भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यानी कि कैट AQFI का प्रतिष्ठित योग्यता प्राप्त की है। यहां पर बात करते हैं कैट AQFI योग्यता भारतीय वायुसेना में अत्यंत कठिन और प्रतिष्ठित मानी जाती है, जिसके लिए उच्च स्तरीय उड़ान कौशल और तकनीकी दक्षता आवश्यक होती है, ठीक है। यह योग्यता भविष्य के फाइटर पायलटों को प्रशिक्षण देने की क्षमता तथा नेतृत्व कौशल का प्रतीक भी माना जाता है। चर्चा करें तो स्क्वाड्रन लीडर सानिया को यह सम्मान एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा प्रदान किया गया। तो यहां पर याद रखना है आपको कि भारत की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, सानिया नाम है, स्क्वाड्रन लीडर सानिया, ठीक है, ठीक। चलिए अब ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले देखा जाए अवनी चतुर्वेदी से संबंधित सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो महिलाओं से संबंधित होते हैं और कोई पहला इवेंट हुआ है तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मूल के तुषार कुमार यूके के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं, ठीक है। यूके के सबसे कम उम्र के मेयर भारतीय मूल के व्यक्ति जो बने उनका नाम क्या है, सवाल आपसे डायरेक्टली पूछे तो तुषार कुमार का नाम है। यहां पर बात करते हैं तुषार कुमार यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में, ठीक है,
23 वर्ष की आयु में एल्स्ट्री और बोरहमवुड के मेयर पद से शपथ ली है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तुषार कुमार लेबर पार्टी के पार्षद है और वर्ष 2023 में एल्स्ट्री और बोरहमवुड नगर निगम है यहाँ पर ये सम्मिलित हुए थे। चलिए देखते हैं। इससे पहले डिप्टी मेयर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और किंग्स कॉलेज लंदन में राजनीति विज्ञान के छात्र रहे। ठीक, तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? तुषार कुमार इनका नाम है। ये यूके में भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो मेयर बने हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक, हरित प्रौद्योगिकी एवं रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया गया है। चर्चा करें तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, अभी आपको पता ही होगा इस टाइम पे जो रोम की यात्रा है वो बहुत चर्चे पर है, मतलब इटली की यात्रा चर्चे पर है एक टॉफी की वजह से। ठीक है, तो उस यात्रा से मतलब इटली पहुंचने से पहले पीएम मोदी नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को अटेंड कर रहे थे। उससे जो आउटकम निकल कर आया है वो यहाँ पर चर्चा करते हैं और इटली से जो हमारे समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं उनको हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते हैं भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भारत और नार्डिक देशों के संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक विस्तारित किया गया है। दोनों पक्षों ने ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई तथा ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। यहाँ पर बात करें भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता तथा भारत EFTA TEPA के माध्यम से व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए नार्डिक देशों ने भारत की हरित निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, निम्न उत्सर्जन प्रौद्योगिकी और मिशन लाइफ आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का समर्थन भी किया है। साथ ही साथ देखा जाए तो शिखर सम्मेलन में आर्कटिक अनुसंधान, 6G संचार प्रौद्योगिकी, स्टेम अनुसंधान, ब्लू इकोनॉमी और रक्षा औद्योगिक सहयोग की नई दिशा देने पर सहमति बनी है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए भारत और नार्डिक देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों की प्रतिभा गतिशीलता को बढ़ाने तथा भारतीय रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश करने को प्रोत्साहन पर भी जोर दिया है। तो ये रहा है कुछ महत्वपूर्ण आउटकम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नार्डिक कंट्री की यात्रा थी उस दौरान। ठीक है, और ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे कीवर्ड्स आप अपने परीक्षा में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नई पुस्तकों का विमोचन हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं, इनकी 2 नई पुस्तकें हैं। 10 मई 2026 को इनका विमोचन किया गया। देखा जाए तो कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पुस्तकों का विमोचन किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। पुस्तक का नाम क्या है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, द बेंच, द बार एंड द बिजार, ये है पुस्तक का नाम। सवाल आपसे पूछेगा द बेंच, द बार एंड द बिजार पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, तो तुषार मेहता याद रखिएगा, ये सॉलिसिटर जनरल है, इनकी पुस्तक है। दूसरी किताब कौन सी है? दूसरी किताब है द लॉफुल एंड द ऑफुल, द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये है इनकी दूसरी पुस्तक। तो ये दोनों किताबों का नाम आपको याद रखना है। दोनों पुस्तकों में देखा जाए तो अदालती कार्रवाई से जुड़े हास्यपूर्ण प्रसंग, कानूनी विसंगतियां और न्यायिक रिकॉर्ड का रोचक घटनाक्रम सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी सबसे कम अवधि वाली तारकीय द्वैध प्रणाली। यहां पर देखा जाए भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे कम कक्षीय अवधि वाली तारकीय द्वैध प्रणाली में से एक की खोज की है, जिसमें देखा जाए तो एक ब्लू स्ट्रेगलर तारा और ब्राउन डॉर्फ शामिल है। यहाँ पर देखें तो यह पहल की देखा जाए तो यह पहली पुष्टि की गई प्रणाली है जिसमें ब्लू स्ट्रेगलर तारा किसी ब्राउन डॉर्फ के साथ पाया गया है। यहाँ पर बात करते हैं, दोनों खगोलीय पिंड लगभग 5.6 घंटे में एक दूसरे की परिक्रमा पूरा करते हैं, जिससे यह सबसे कम कक्षीय अवधि वाली प्रणालियों में शामिल हो गया है। यानी कि मात्र देखा जाए ठीक तो 5.6 घंटे के अंदर एक दूसरे का चक्कर लगा ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए कक्षीय अवधि कितनी है, सिर्फ 5 घंटे है। बात करते हैं, ब्राउन डॉर्फ ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसका आकार ग्रह से बड़ा लेकिन तारे से छोटा होता है। देखा जाए तो इस शोध में गुवाहाटी विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तथा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के वैज्ञानिक शामिल रहे। शोध जो था ये मंथली नेटिसेस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और वहीं पर यह बताया गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी सबसे कम अवधि वाली तारकीय द्वैध प्रणाली, जिसमें देखा जाए यहां पर ब्लू स्ट्रेगलर तारा और साथ ही साथ ब्राउन डॉर्फ सम्मिलित है, जिनकी देखा जाए तो कक्षीय अवधि जो है यह मात्र 5.6 घंटे की है।
चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है, आयुष अनुदान पोर्टल के बारे में। यहां पर बात करें, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखा जाए तो यह डिजिटल पोर्टल आयुष मंत्रालय की अपनी आयुष ग्रिड पहल के अंतर्गत विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, ऑनलाइन सुगमता सुनिश्चित करना है। अब ये देखा जाए एक प्रकार से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे जब मुख्य परीक्षा में आप आंसर लिखते हैं और आंसर लिखने के बाद जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो वहां पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, उनको यूज ही करना है आपको आंसर में। जैसे आप जीएस पेपर 4 लिख रहे हैं, ठीक है, या जीएस पेपर 4 लिख रहे हैं, उसके अलावा अगर जो देखा जाए तो जीएस पेपर 5 या 6 लिख रहे हैं, तो वहां पर पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, ऑनलाइन सुगमता, ये सब ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनको आपको सीधे सीधे मेंशन कर देना होता है, मतलब लिखना होता है, जरूर से लिखना होता है। सतही चीजें लिखने से अच्छा है कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको लिखना ही लिखना होगा, ठीक है। देखा जाए इसके माध्यम से क्या होता है, संस्था और संगठन विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन, प्रस्ताव जमा, सत्यापन और मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल को एनजीओ दर्पण पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे संगठनों का त्वरित एवं स्वचालित सत्यापन भी संभव होगा। आवेदन ट्रैकिंग सुविधा के जरिए आवेदक और अधिकारी प्रस्ताव की स्थिति को रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए एक महत्वपूर्ण पहल है एमएसएमई मंत्रालय की। पहल का नाम क्या है, टीम, ठीक। अब ये टीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीम पहल जो है महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो यही है कि किस मंत्रालय की पहल है, टीम, तो ये है एमएसएमई मंत्रालय की पहल। अब यहाँ पर जो टीम का पूर्ण रूप है, ये टीम का पूर्ण रूप आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस तो पूछता ही है, जो पूर्ण रूप होता है, ठीक, यूपी पीसीएस तो पूछता ही है। आज आपकी लेखपाल की परीक्षा थी, ठीक है, आज आपकी लेखपाल की परीक्षा थी, उस परीक्षा में भी पूछ लिया था, मानव में एन का फुल फॉर्म पूछ लिया था, ठीक है। जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था उस दौरान देखा जाए जो मानव टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी उसमें एन का फुल फॉर्म पूछ लिया था कि मानव, मतलब मानव का फुल फॉर्म तो है, मानव में एन का तात्पर्य क्या है। तो उसी प्रकार से टीम जो है इसमें पूछ लिया, पता चला आपके भविष्य में सवाल पूछा कि टीम में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई टीम पहल में जो एम है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एम का मतलब क्या है, तो आइए पूरी तरीके से देख लेते हैं टीम का फुल फॉर्म ही क्या है। ट्रेड इनेबलमेंट एंड एक्सेस टू मार्केट इनिशिएटिव। यहां पर जो एम है इसका पूर्ण रूप क्या है, मार्केट इनिशिएटिव, ठीक है। तो याद रखना है आपको। बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं पॉइंट्स की। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल बाजार से जोड़ने हेतु टीम पहल शुरू किया है। टीम का पूर्ण रूप ट्रेड इनेबलमेंट एंड एक्सेस टू मार्केट इनिशिएटिव है, जिसे विश्व बैंक के द्वारा समर्थित रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। देखा जाए तो यह पहल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लागू कर रहा है। टीम पहल सूक्ष्म और लघु उद्यम को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से जोड़कर ई कॉमर्स बाजार में बिक्री का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। देखा जाए तो योजना के तहत ऑनबोर्डिंग, पैकेजिंग, कैटलॉगिंग, लॉजिस्टिक और ग्राहक प्रबंधन जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उद्यमों को इस पहल से व्यापक राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलती है। आगे चर्चा करते हैं। भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया। यहां पर देखा जाए शिवराज सिंह चौहान और मोहन चरण मांझी द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय में वृद्धि करने पर चर्चा की गई। देखा जाए तो कृषि, यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूर्वी भारत को देश के कृषि विकास का ग्रोथ इंजन बताते हुए दलहन, तिलहन, फल और सब्जी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के तहत खेती के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन को जोड़ने की आवश्यकता भी बताई गई है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए जो एकीकृत फार्मिंग मॉडल है, एकीकृत फार्मिंग मॉडल या एकीकृत यहां पर देखा जाए कृषि मॉडल, परीक्षा में डायरेक्टली मुख्य परीक्षा में सवाल आपसे पूछ सकता है। इवन ये निबंध का टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड निबंध तो पूछा ही जाता है, ये निबंध का टॉपिक हो सकता है। यहां से सीधे सीधे आपके मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। कहां पर, जीएस पेपर 3 में, ठीक है, जीएस पेपर 6 में सवाल पूछा जा सकता है। इवन देखा जाए तो सामुदायिक कृषि जो होती है, सामुदायिक कृषि, उससे संबंधित सवाल 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जीएस पेपर 3 में, सॉरी, जीएस पेपर 6 में पूछा गया था। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो डायरेक्टली आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल जो है, इसके तहत
मत्स्य पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल जो है, इस मॉडल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस मॉडल के बारे में आप निबंध लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1 जून 2026 को खेत बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी जो खेत बचाओ अभियान है, देखा जाए तो खेत बचाओ अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा देखा जाए यहाँ पर घोषित किया गया है, तो आप जानते हैं जो कृषि कल्याण मंत्रालय, उसी के द्वारा घोषणा की गई है कि 1 जून 2026 से खेत बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें होगा क्या, मृदा स्वास्थ्य, आधुनिक तकनीकी और किसान जागरूकता पर कार्य किया जाएगा। सम्मेलन में फार्मर आईडी, संतुलित उर्वरक उपयोग, नकली बीज, खाद तथा कार्रवाई और मिलेट्स आधारित ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ठीक, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण आउटकम जो पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 के दौरान आए थे। याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, भुवनेश्वर में किया गया था। उद्घाटन किसने किया था, शिवराज सिंह चौहान ने किया था। आगे देखते हैं, ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने रचा इतिहास। यहां पर देखा जाए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी अरविंद चिदम्बरम ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के शतरंज मुख्य मुकाबले में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है इनका नाम। यहां पर देखें तो अरविंद ने अमेरिका के अटलांटा में आयोजित ड्रीम हैक अटलांटा प्रतियोगिता में शानदार जीत दर्ज कर यह उपलब्धि हासिल की है। यहां पर देखा जाए, वे मुंबई आधारित ई स्पोर्ट्स संगठन S8UL का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह उपलब्धि भारतीय शतरंज और ई स्पोर्ट्स जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप विश्व की प्रमुख स्पर्धी गेमिंग प्रतियोगिताओं में शामिल है, जिसमें शतरंज को भी प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, और यहां पर याद रखना, भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए, तो इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। चलिए आगे देखते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए, विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया गया, ये 20 मई को मनाया गया था। प्रतिवर्ष 20 मई का जो दिन होता है, इसको विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मधुमक्खियों एवं जो परागणकर्ता होते हैं उनको खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यहां पर बात करें, यह दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी विशेषज्ञ जो थे एंटोना जॉनस, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 मई 2017 को आधिकारिक रूप से इस दिवस की घोषणा की गई थी। और 2026 के लिए थीम क्या है, 2026 के लिए थीम क्या है, बी टुगेदर फॉर पीपुल एंड द प्लेनेट। ठीक है, बी टुगेदर फॉर द पीपुल एंड द प्लेनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन अस ऑल, ये इसका थीम है। ये थीम आपको याद रखना है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खी दिवस है इससे संबंधित जो थीम है आपकी परीक्षा के PYQ में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक, चलिए देखते हैं, मधुमक्खियां फसलों को परागण, कृषि उत्पादकता एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब मैं आपसे चलते चलते एक सवाल भी पूछूंगा, हालांकि सवाल तो यहाँ पे है ही, लेकिन अब मधुमक्खी की बात आई है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने कीटों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कीटों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। अब यहां पर चलते चलते सवाल है, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, इटालियन ओपन 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड, यानिक सिनर या कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला एल्गी ट्री कहां स्थापित किया गया है, इंदौर, भोपाल, जयपुर या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, सानिया या मोहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, परमाणु हथियार, हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, कृषि सब्सिडी और पारंपरिक शुद्ध प्रणालियां। आगे देखें, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के मेयर कौन बने हैं, ऋषि सुनक, तुषार कुमार, रोहित मेहरा या करण पटेल। ठीक है, तो ये 5 सवाल है। इन 5 सवालों के साथ साथ एक सवाल मैंने आपसे और पूछा है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने कीट को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक सवाल मैं और भी पूछूंगा आपसे, उस सवाल का उत्तर भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस देश के द्वारा माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। ये सारे सवाल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और देखते हैं किसका उत्तर सही रहता है, कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं आपको पिछली चीजें कितनी याद है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। इसका क्लास PDF, PPT, टेस्ट इत्यादि आपको मिल जाएगा। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।